ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, 4:15 ब्रेक लेंगे फिर नमाज की। तो बस ये चैप्टर 5 की कुछ छोटी छोटी बातें हैं तो हम डिस्कस करने लगे हैं। 8 नंबर के सवाल में आपने पॉइंट्स कम से कम 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, यानी आप 3, अगर पैराग्राफ कहेंगे तो 2 से 3 लाइनें, और अगर बुलेट्स की शक्ल में लिखेंगे तो कम से कम 4 पॉइंट, 4 बस, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट। ऑटम 20 का पेपर मैंने सेंड नहीं किया था आपको, अभी मैं कर देता हूँ। ऑटम 20 का पेपर मैं आपको अभी सेंड कर देता हूँ दोबारा, पहले किया था शायद मैंने, बार अगर भूल गया मुझे तो मैं दोबारा कर देता हूँ। ऑटम 20 का पेपर में जो पिछली अटेम्प्ट है उसमें क्या आया हुआ है, उसमें उसने दिया हुआ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस अटेम्प्ट के लिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ इस अटेम्प्ट के लिए इक्वी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आईसी इंपॉर्टेंट है। पिछली अटेम्प्ट में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ चुका हुआ है, चैप्टर 5। अब ये चैप्टर 5 में ये डिफरेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 लाइनें हैं समझने वाली, और कुछ भी नहीं है इसमें। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नोट that cost that have already incurred but are not separately shown as an expense, जिसको अलग से एक्सपेंस के तौर पर काउंट ना किया जा सके, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम कह देंगे वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्या मतलब, नीचे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, नीचे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, रिटर्न ऑन एंटरप्रेन्योर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाइल एलोकेटिंग इंटरेस्ट रिसोर्सेज टुवर्ड अ प्रोजेक्ट एटसेट्रा। अब मेरी बात समझनी है आपने ध्यान से। पहले नंबर पे, अगर मैं इस इदारे का ऑनर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं इसमें टीच भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या मैं अपने आप को सैलरी दूंगा? नहीं। तो इसका मतलब है ये जो सैलरी होगी ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्यों? यही तो हमने पढ़ा है कि हम अपने एक्सपेंस को अलग से मेंशन नहीं कर सकते, अपने एक्सपेंस को अलग से नहीं बता सकते कि ये एक्सपेंस है, तो ये फिर कौन सी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अच्छा, दूसरे अल्फाज में एक और एग्जांपल समझे। ये बिल्डिंग जो मेरी है, साथी मेरी बिल्डिंग है, मैं इसमें अपना कारोबार कर रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को रेंट दूंगा? नहीं, कभी भी रेंट नहीं दूंगा। अच्छा, मैं ये बिल्डिंग, मैं ऑनर हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ या मैं सीईओ हूँ, तो अपने आप को क्या मैं प्रॉफिट दूंगा, सॉरी अपने आप को मैं सैलरी दूंगा? नहीं। ना तो मैं अपने आप को सैलरी दे रहा हूँ, ना मैं अपने आप को रेंट दे रहा हूँ, ना मैं अपने आप को इंटरेस्ट दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने एक्सपेंस को अलग से काउंट नहीं कर सकते, यानी आपकी वो ऑनरशिप है, तो ऑनरशिप के अंदर कभी भी एक्सपेंस अलग से काउंट नहीं होता, आपके प्रॉफिट का हिस्सा होता है एक्सपेंस, मुनाफा नुकसान आपके प्रॉफिट का हिस्सा है। इस तरह की कॉस्ट को कह देते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेयर वी कैन नॉट सेपरेटली शोन एज एन एक्सपेंस वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब मैं अपने कारोबार की कॉस्ट निकाल रहा हूँ ना, कैलकुलेट कर रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, तो उसमें एक्सपेंस को अलग से नहीं बता सकता, तो ये इम्प्लिसिट है। और अगर मैं अपने एक्सपेंस को अलग से बता सकता हूँ, जैसे मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, मैं किसी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं सैलरी भी लूंगा, मैं रेंट भी लूंगा। तो अगर किसी भी कॉस्ट को एक्सपेंस से अलग किया जा सके, तो ये एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट का मतलब यही होता है वाजिया, वाजिया आप लोगों ने करनी है। बल्कि इसमें क्या हाईलाइट करना, इसमें हाईलाइट क्या करना, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये पूरा ही पैराग्राफ आप लोगों ने याद करना है, छोटे छोटे तो पैराग्राफ है, इसको पूरा ही आप लोगों ने याद करना है, सारा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स। 3 टाइप्स होती हैं, शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, वेरी लॉन्ग रन है। अब इसको ज़रा समझ लें, ये टाइप्स होती कौन सी हैं, टाइम के लिहाज से, वक़्त के लिहाज से, ये कौन से टाइम पीरियड होते हैं। इसको मैं यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में आपसे बुक की बात करूँगा। ठीक है, तो 3 किस्म की आपके टाइम पीरियड्स होते हैं। पहले नंबर पे ये 3 बातें बेटा मैंने लिखी हैं। शॉर्ट रन टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है तो वो वेरिएबल होता है। आप यूं एज्यूम कर लें, इसमें अगर आउटपुट प्रोड्यूस की जाए, अगर आउटपुट प्रोड्यूस की जाए तो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, आउटपुट कैसे प्रोड्यूस की जाएगी, हम कहते हैं जो क्वांटिटी है, हम कहते हैं जो क्वांटिटी है वो किसका फंक्शन है। आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होती है, आपने पढ़ा था ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस में, कि 2 तरीके थे जो आप लोगों ने डिस्कस किए थे। एक तरीकाकार तो ये था कि आप लेबर के जरिए प्रोड्यूस कर लो, एक तरीकाकार क्या था, आप कैपिटल के जरिए प्रोड्यूस कर लो। इसका मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 2 होते हैं। कौन कौन से, लेबर, कैपिटल। इसमें कैपिटल हमेशा कांस्टेंट होता है, यही तो मैंने कहा है, शॉर्ट रन में एक फैक्टर कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल होगा। अच्छा, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल दोनों में से कोई फिक्स नहीं होगा, सारे के सारे वेरिएबल होंगे। वेरिएबल होने का मतलब क्या है, वेरिएबल होने का मतलब ये है आप लेबर बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, कैपिटल बढ़ा भी सकते हैं, कैपिटल कम भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था कि ये जो लॉन्ग रन फैक्टर्स हैं ये कौन से होते हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। 4 तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने सिर्फ 2 की बात करनी है कि लेबर और कैपिटल, जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सारे वेरिएबल होते हैं तो लॉन्ग रन है। लेकिन अगर एक वेरिएबल है, एक फिक्स है, तो ये शॉर्ट रन है। अच्छा, इसमें क्या होगा, वेरी लॉन्ग रन में लेबर और कैपिटल, इसमें सारे वेरिएबल होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सोजिनस वेरिएबल भी होते हैं। एक्सोजिनस फैक्टर कौन से होते हैं, जिनको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी गवर्नमेंट पॉलिसियां नहीं बनाती, तो जितनी भी पॉलिसियां बनेंगी वो सारे एक्सोजिनस फैक्टर्स हैं, जितनी भी
पॉलिसियां बनेंगी वो सारे के सारे एक्सोजेनस फैक्टर हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? फिक्स, वेरिएबल और शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन पीरियड का। अब यही बात आ जाए, हम इधर से पढ़ लेते हैं। शॉर्ट रन, दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एट लीस्ट one factor of production must remain fixed. Long run, period of time in which it is possible to vary output by varying all factor, सारे वेरिएबल होते हैं। Very long run, the period during which factor outside the firm control can vary. वो वाले फैक्टर, इसी तो इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। ये सारे फैक्टर कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जब पॉलिसी लगाती है, कोई सड़क बनाती है, किसी एक घर के लिए थोड़ी बनती है, वो तो सारों के लिए बनती है। तो ये वेरी लॉन्ग रन के फैक्टर है। हमारे सड़कें देख लें कब बनती हैं, मेन रोड कब बनते हैं, 20-20, 50-50 साल गुजर जाते हैं, सड़कें नहीं बनती। तो इसलिए ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो ये बेटा 3 चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें। ठीक है बेटा, नमाज पढ़ रहे हैं, 4:30 पे इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। नमाज पढ़ लें, इंशाल्लाह 4:30 पे मुलाकात होती है। ठीक हो गया? नमाज का ब्रेक है 4:30 पे, हम आगे फिर से आगे डिस्कस करते हैं।
जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं वापस। शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड और वेरी लॉन्ग रन। इसमें कुछ बच्चों ने सवाल पूछा है एक्सोजिनस फैक्टर क्या होते हैं। के का मैंने बता दिया, के स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लेबर। अच्छा, एक्सोजिनस फैक्टर कह दें, एक्सोजिनस फैक्टर का एक और नाम भी होता है, इसको एक्सटर्नल फैक्टर भी कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि जी ये प्राइस कम कर दें, अब सबके लिए वो कहती है ना, किसी एक कंपनी को थोड़ी कहती है, तो इसलिए उसकी प्राइस कम कर दी जाती है। ये गवर्नमेंट कोई रोड बनाती है, कोई हॉस्पिटल बनाती है, गवर्नमेंट कोई एक्सचेंज रेट फिक्स करती है, तो उसके लिए बेसिकली किसी एक बंदे के लिए तो नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट नए नोट छाप दे, तो नए नोट छापेगी किसी एक वजह से, तो अब नए नोट छपने की वजह से महंगाई हो जाएगी। हर बंदे के पास पैसे ज्यादा आएंगे, जितने जितने ज्यादा पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे लोग ज्यादा पैसे, वैसे वैसे लोग ज्यादा चीजें डिमांड करते जाएंगे। तो होगा क्या, बेसिकली आपने तो नहीं ना चेंज किया, जो चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चेंज हो रही हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं। कोविड, कोविड आ गया, आपकी वजह से तो नहीं आया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से तो ना कंट्रोल हो सकता, ये तो बाहर से ही आया, तो बाहर से कंट्रोल होना है। इसके लिए कोई भी लॉकडाउन लग जाता है, कोई भी इमरजेंसी लग जाती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको कहते हैं एक्सोजिनस फैक्टर। ठीक हो गया बेटा, क्लियर है जिस बच्चे ने पूछा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, तो मैंने ये कहा था कि कोई सी दो फैक्टर ले लें आप, लेबर, कैपिटल, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन, सारे के सारे वेरिएबल हैं, तो ये वेरी लॉन्ग रन है और ये लॉन्ग रन है। लॉन्ग रन में ये सारे के सारे वेरिएबल, तो मैंने सिर्फ दो ले लिए, कोई से दो ले लिए। तो ये बेटा एक्सप्लेन कर रहा था मैं, एक दफ़ा दोबारा भी कर देता हूँ। शॉर्ट रन में लेबर और कैपिटल के जरिए प्रोडक्शन की जाती है, मगर जो कैपिटल होता है वो फिक्स होता है। लॉन्ग रन में और वेरी लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमने कोफिशिएंट के वाले उसकी बात की थी। अच्छा, फ्लो चार्ट का टाइटल क्या है? टाइम। वक्त के लिहाज से आप यूं चलें, फ्लो चार्ट का टाइटल भी मैं आपको चेंज करता हूं, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम। वक्त के लिहाज से कॉस्ट की कितनी किस्में होती हैं? तीन किस्में होती हैं। अब समझ आ जाएगी, ज्यादा आसान हो गया टॉपिक का टाइटल। आगे चलते हैं बेटा। अब ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, पहले इसकी बात करते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की बात करते हैं। टोटल कितनी कॉस्ट कर्व्स होती हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स टोटल कितनी होती हैं? पहले नंबर पे टोटल कॉस्ट, तीसरे नंबर पे टोटल फिक्स कॉस्ट, पांचवें नंबर पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और सातवें नंबर पे मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या होती है, पहले तो मैं ये समझा दूं। टोटल कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, टोटल कॉस्ट का मतलब ये होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी कॉस्ट होती है, जैसे इसकी मैं आपको यूं एग्जांपल देता हूं, फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, रिमेन फिक्स, और वेरिएबल कॉस्ट हमेशा चेंज होती जाएगी। जैसे आपके घर में पीटीसीएल का बिल आता है, जितने घरों में पीटीसीएल लगा हुआ है, चलें आप यूं कह लें आपके घर में बिजली का बिल आता है। अगर आप एक महीना, 2 महीने घर से बाहर रहने चले गए हैं, किसी और मुल्क चले गए हैं कि जी हम सैर तफरी करके आते हैं, या किसी भी पर्पज़ के लिए, हाँ जुमरे के लिए चले गए हैं, 1 महीने बाद वापस आते हैं, क्या उस महीने बिल आएगा? बिजली तो नहीं इस्तेमाल किया आपने, बिजली नहीं इस्तेमाल की, क्या उस महीने बिल आएगा? आप 1 महीना उम्रे पे चले गए, 21 दिनों का होता है ना, आप चले गए उम्रे पे, वापस आए हैं, बिल आया होगा? क्यों? बिल्कुल आया होगा। वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लाइन रेंट आपने हर सूरत अदा करना ही करना है। बेशक आप बिजली का बिल, सॉरी, बेशक आपने कोई पंखा चलाया है, लाइट चलाई है,
एसी फ्रिज कोई चीज नहीं चलाई, उसके बावजूद भी आपने लाइन रेंट देना ही देना है, इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। अच्छा दूसरी एग्जांपल देख लें, जिसको मीटर रेंट कहते हैं, लाइन रेंट मीटर रेंट कहते हैं। अच्छा दूसरी एग्जांपल देख लें, पीटीसीएल, उसका बिल भी आएगा बेशक आप कॉल करें या ना करें। 1 महीना बाहर रहने चले गए हैं फिर भी बिल आएगा, क्यों? मीटर रेंट होता है, लाइन रेंट होता है, लाइन का रेंट आपने पे करना ही करना है। दूसरे नंबर में आप इस वक्त कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, इस वक्त जॉब तो नहीं ना कर रहे आप लोग, कोई बिजनेस भी नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपने खाने पीने पे खर्चे तो करने ही करने हैं, जो मर्जी हो जाए, और रोटी तो खाओगे ना, ये फिक्स कॉस्ट है। तो ऐसी कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। अच्छा एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है जो वेरी करेगी, जो बदलती जाएगी, जो चेंज होती जाएगी जैसे जैसे कॉल ज्यादा करोगे, जितनी कॉल ज्यादा करेंगे, तो ये भी कौन सी होती है? ये भी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अगर घर रहेंगे लाइन रेंट तो आना ही आना है, प्लस जितनी कॉल ज्यादा करेंगे पैसे ज्यादा बनेंगे। इसी तरह घर रहेंगे लाइन रेंट तो आना ही आना है, लेकिन जितनी बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे यानी लाइटें ज्यादा चलेंगी, टीवी ज्यादा चलेगा, एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये चीजें ज्यादा चलेंगी तो बिल ज्यादा आएगा। तो जितने यूनिट ज्यादा कंज्यूम होंगे उतना बिल ज्यादा आएगा, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए मैंने कहा था वेरी, चेंज, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, ये वैसे आपने यूटिलिटी में तो पढ़ा ही था। मार्जिनल यूटिलिटी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। चेंज इन टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट। मैं एक दफ़ा बुक में देख लूँ, बुक में उसने कैसे लिखा हुआ है, डेल्टा के साथ लिखा है कि वर्ड्स के साथ लिखा है। खैर हम वर्ड्स के साथ लिख देते हैं, आगे जाके पढ़ लेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने अल्फाज में लिख दिया सिर्फ समझाने के लिए ना, मैंने अभी अल्फाज में लिख दिया, नोटेशन में बाद में लिख लेंगे, नोटेशन में बाद में लिखेंगे। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अच्छा ये मैंने सारे ऑड नंबर क्यों लिख दिए हैं? इवन नंबर कहाँ गए? बेसिकली इवन नंबर मैंने खुद स्किप किए हैं, इवन नंबर मैंने खुद स्किप किए हैं। टोटल कॉस्ट से डिराइव की जाती है एवरेज कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट से डिराइव की जाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डिराइव की जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है इसके फॉर्मूले होंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। तो ये टोटल 7 इसके टॉपिक्स हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व 7 किस्म की होती हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स 7 किस्म की होती हैं। अब जितने भी एवरेज है, ये एवरेज कहाँ से डिराइव हुई है? टोटल से। ये एवरेज कहाँ से डिराइव हुई है? टोटल से। ये एवरेज कहाँ से डिराइव हुई है? टोटल से। इसलिए मैंने बीच में एक एक जगह छोड़ दी थी। एवरेज कोई भी है उसको क्यू पे तकसीम करवा दें वो एवरेज बन जाएगी, टोटल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करवा दें एवरेज टोटल कॉस्ट बन जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करवा दें एवरेज फिक्स कॉस्ट बन जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करवा दें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, और टोटल कॉस्ट को चेंज से डिवाइड करवा दें तो ये मार्जिनल आउटपुट बन जाएगा। तो ये बेटा कॉस्ट कर्व होते हैं शॉर्ट रन। अब इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। उसने दो कर्व्स बनाई होंगी, उसने दो कर्व्स बनाई होंगी, जरा देख लें मेरे साथ। इस साइड पर हमेशा आउटपुट आती है, आउटपुट क्यू यूनिट्स,
और इस साइड पर हमेशा कॉस्ट आती है। जो कॉस्ट आपने बनानी है ना वो वाई एक्सिस पर रख लें। जैसे पहली डायग्राम में मैं 3 कॉस्टें इकट्ठी बनाने लगा हूँ, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर भी वही 3 कॉस्टें मैं दोबारा बनाऊंगा, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बाकी जो बच गई हैं वो मैं इधर बना दूंगा, जितनी भी एवरेज हैं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी इसमें बन जाएंगी। अब जरा ध्यान से देखना है आपने, जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कभी नहीं बदलेगी। इसका मतलब है वो कैसी कर्व होगी, वो कर्व कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, जो सेम रहेगी, जो फिक्स रहेगी, जो नहीं बदलेगी, वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगी ना, वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगी ना। अब वो स्ट्रेट लाइन कर्व का मतलब क्या है, ये बेसिकली स्क्रीन स्टक हो रही है बार बार, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा है उस पर। ये फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। कौन सी फिक्स कॉस्ट है, इसको फिक्स कॉस्ट भी लिखते हैं, इसको टोटल फिक्स कॉस्ट भी लिखते हैं, एक ही बात है। खाली एफ सी लिख दें, खाली टी एफ सी लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, अब जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ये डिपेंड करती है किस पर, यूनिट्स पर। ये डिपेंड करती है यूनिट्स पर। तो ये हमेशा ओरिजिन से शुरू होगी, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेंगे तो इसको हम वीसी भी लिखते हैं और इसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लिखते हैं, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद एक चीज बच जाती है, जो टोटल कॉस्ट होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, टोटल कॉस्ट किसका कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ये टोटल कॉस्ट बेसिकली ऊपर से शुरू होनी है। एक मिनट, सॉरी, इसको मैं दोबारा शुरू करता हूँ। टोटल कॉस्ट हमेशा उधर से शुरू होती है, जो ये पॉइंट नहीं है ये वाला। और बहरहाल ये उधर से आप शुरू कर लीजिएगा, वहाँ पे वो इस वक्त स्टक हुआ हुआ लैपटॉप, बन नहीं रही। ये बिल्कुल यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ओरिजिन से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसका स्टार्ट ही होना चाहिए, जहाँ से फिक्स कॉस्ट खत्म हो रही है ना, वहीं से उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ये टोटल कॉस्ट है। ये बेटा डायग्राम बनती है टोटल कॉस्ट के हवाले से, ये डायग्राम बनती है। 3 डायग्राम इकट्ठी बना दी है मैंने, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब एक अगली बात भी समझ लें, ये दोनों डायग्राम में मैंने कर्व सेम क्यों कर दिए, क्या वजह थी। मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया था आपको कि ये होती है फिक्स कॉस्ट। अब हमने थोड़ी सी कर्व मोल्ड करनी है, चेंज करनी है, इसको कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट
और इसको कह देंगे टोटल कॉस्ट। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये वाली कर्व में और ये वाली कर्व में है तो दोनों सेम ही, दोनों सेम है, देखें वो भी टोटल कॉस्ट है। फिर इन दोनों में क्या फर्क, इसको कहते हैं सिंपल फॉर्म, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में और प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या फर्क होता है, सिंपल फॉर्म का मतलब होता है सेम proportion ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसमें होता है डिफरेंट proportion ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मुझे एक बात बताएं, अगर हम एक लेबर लगाएं, एक लेबर लगाते हैं, पहले एक लेबर लगी है, एक लेबर से 10 चीज़ें बन रही थी, 10 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे थे, सेकंड लेबर से 20 बनेंगी, तीसरे लेबर से 30 बनेंगी, ऐसे ही है ना। इसको कहते हैं सेम प्रपोर्शन, जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके आउटपुट में भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा तो नहीं होता, एक लेबर लगाया तो उससे 10 का इजाफा हो गया, दूसरा लेबर उससे ज्यादा सियाना था, ज़हीन था, एफिशिएंट था, उसने 30 का इजाफा कर दिया, यानी टोटल 20 हो गया। तीसरा लेबर लगाया तो कितने का बेनिफिट हो गया, वो एफिशिएंट नहीं था तो 35 हो गए। ठीक है, या चले खाली 5 कर लें। इसका मतलब है अगर प्रपोर्शन डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट प्रपोर्शन रहेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आउटपुट के साथ, तो ये प्रैक्टिकल, और अगर सेम प्रपोर्शन रहेगा तो फिर ये सिंपल फॉर्म बनेगी। तो ये दोनों डायग्राम का देख लें स्केच हमने कैसे बनाया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अभी तक इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। प्रैक्टिकल फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में क्या फ़र्क होता है, टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट ओरिजिन से क्यों नहीं स्टार्ट किया, बेसिकली टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट शामिल होती है ना, इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट पूरी होगी, बाद में टोटल कॉस्ट शुरू होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उसी वक्त शुरू हो जाती है जब ओरिजिन जीरो से शुरू हो जाती है, इसलिए टोटल कॉस्ट हमेशा उस पॉइंट से शुरू होती है जहां पे टोटल फिक्स कॉस्ट शुरू हो रही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में दोनों चीजें शामिल होती हैं, फिक्स भी और वेरिएबल भी। ठीक हो गया, याद रहेगी बात। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें, किसी चीज की नहीं समझ आई तो मुझे बताएं। उसके बाद आखिरी एक कर्व रह गया, एक कर्व आखिरी रह गया, बाकी जो छोटे छोटे कर्व रह गए थे MC AC ABC, ये कर्व क्या होते हैं, ये कर्व क्या होते हैं, अब ये जरा समझ लें। ये कर्व हम प्लॉट करने लगे हैं, सबसे पहले कर्व बनाते हैं, ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और ये इस तरह का एक कर्व बनेगा, मार्जिनल कॉस्ट का, और एक और बना देते हैं कर्व एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये इस तरह के कर्व होते हैं, एवरेज कॉस्ट यू शेप होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्रॉस करता है। अब ये क्रॉस कहाँ पर कर रहा है, ये देखिए जरा, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को हमेशा उसके मिनिमम पे कट करेगा, हमेशा उसकी, ये देखें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये पहले डिक्रीज हो रही है ना कॉस्ट, इस पॉइंट के बाद बढ़ना शुरू हो गई है, तो जब MC ABC को कट करेगा उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर दो सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, यहाँ पर पेपर में दो सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो ये पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन AC ABC MC एंड AFC, इनका आपस में रिलेशन क्या है, एक सवाल तो ये पूछा जाता है। इसका आंसर आपने ये करना है, AC और ABC कट
at MC at its lowest point, यानी जो एवरेज कॉस्ट का कम से कम पॉइंट होता है ना, वहां पर मार्जिनल कॉस्ट इनको कट करता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, MC, AC और AVC ये सारी की सारी कौन सी कर्व होती हैं? यू शेप कर्व होती हैं। तीसरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, यू शेप कर्व क्यों होती हैं? यू शेप कर्व क्यों होती हैं? दो वजूहात की बिना पर। क्योंकि AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या मतलब, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना वो डिक्रीज होना खत्म हो जाता है जब एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होना या कम होना खत्म हो जाता है। तो उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज को वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये इसकी लाइन का ये मतलब था, क्योंकि ये पेपर में लिख तो दोगे आप, लेकिन आपको शायद समझ ना लगे तो मैंने उर्दू में लिख दिया। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है जब वो डिक्रीज होना बंद, जैसे देखो यहां तक वो डिक्रीज हो रहा था, इस पॉइंट के बाद उसने डिक्रीज होना बंद हो गया, बल्कि वो सीधा चला गया। तो जैसे जैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता जाता है, आपकी AC और AVC भी डिक्रीज होती हैं। लेकिन जैसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होना बंद कर देता है, तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। वो इंक्रीज, ये देखो ये भी इंक्रीज शुरू हो गया, ये भी इंक्रीज शुरू हो गया। ठीक हो गया? अच्छा, एक तो रीजन ये होती है, दूसरी रीजन ये होती है ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये क्या होते हैं? ये बाद की बात है, जैसे मैंने बताया था ना, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कि शॉर्ट रन कर्व्स क्या होती हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में आप लोगों ने उसकी पॉइंट्स कैसे कैसे डिस्कस करनी है, ये पूरा एक चार्ट है, देख लें। अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की बात की है, अभी लॉन्ग रन आने हैं, वेरी लॉन्ग रन आने हैं, तो इसलिए सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स को देख लें, कोई मसला है तो पूछें। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स में अगर कोई मसला है तो पूछें। क्वेश्चन कैसे आएगा? अभी सिर्फ टॉपिक याद करें, पास्ट पेपर पढ़ते हैं ना तो फिर पता चलेगा। इसमें 4 सवाल बन सकते हैं। वो कहेगा डिफाइन टाइप ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, कॉस्ट की टाइप्स बता दें टाइम के लिहाज से, एक सवाल तो ये आ सकता है। दूसरे नंबर पे वो ये कह सकता है एक्सप्लेन शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, तो आपने डायग्राम बनानी है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स की। इन दोनों में से कोई एक बना लें, इसमें से और इसमें से कोई एक बना लें, और एक ये वाली बना लें, टोटल 2 बनेंगी। तीसरा सवाल वो ये कह सकता है ये कर्व यू शेप क्यों होती हैं, तो यू शेप की लॉजिक मैंने बताई है, वो 2 लॉजिक होती हैं, 2 नंबर के वो पूछ सकता है। ठीक हो गया? चौथा सवाल वो ये पूछ सकता है इन सबके दरमियान रिलेशन बताओ, तो रिलेशन क्या होगा वो मैंने 2 पॉइंट भी लिखे हैं। तो ये 4 सवाल पेपर में आ सकते हैं। हाँ, MC हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे कट करेगा। ये बुक से हमने क्या पढ़ लिया है जरा देख लें, कितना पढ़ लिया है वो जरा देख लें, एक एनालिसिस करते हैं बुक से भी। लॉन्ग रन की डेफिनेशन है, वेरी लॉन्ग रन, उसके वाले से भी डेफिनेशन हम लोगों ने लिखी है। फिर अगले पे आ जाते हैं, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, एग्जांपल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो उसके वाले से हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक हो गया? फिर आ जाते हैं नेक्स्ट में, ये सारी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन और फॉर्मूला। आपने 2 काम करने हैं, डेफिनेशन फॉर्मूला, डेफिनेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये रहने दें।
ये नहीं करनी। ये जितने भी एग्जाम्पल इस तरह की हैं ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये काट दें। बड़े खुश हो गए हैं, सर ने कुछ तो कटवा दिया। ये वो सवाल था जो मैंने आपको कहा है कि जी प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये देखें जरा, ये देखें, यही मैंने बनाई थी ना दोनों डायग्राम। तो ये इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिकल फॉर्म कौन सी वाली है और जो दूसरी वाली फॉर्म है वो कौन सी है, बस एक दफ़ा ये देख लीजिएगा। फिर ये भी हम लोगों ने रिलेशन देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, रिलेशन के बाद फिर हम लोगों ने ये यहाँ तक पढ़ लिया है, आज हमने यहाँ तक काम किया है। लॉज ऑफ कॉस्ट रिटर्न, ये मैं एक काम करूँगा, कल नोट्स दूंगा आपको, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने यहाँ तक पढ़ना है जितना भी है, क्योंकि ये 5 चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 सवाल मस्ट हैं, इसमें से 2 सवाल पेपर में मस्ट हैं। तो इसलिए चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, इसलिए क्योंकि ये बहुत डिटेल है, बहुत लेंथी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्केच सा बना दिया है कि आपको पता चल जाए कि एक सवाल में क्या क्या लिखना है। ये सारी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, इससे बाहर कोई नहीं आएगी। मैक्सिमम इतनी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हैं, उनकी डायग्राम है, उनके रिलेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें ये हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक हो गया बेटा? क्लियर है? इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी इससे आगे, लेकिन ये लाजमी कर लें क्योंकि अब आपने चैप्टर 4 की प्रिपरेशन करनी है, मगर उसका टेस्ट आपका मंडे को है। तो इसलिए कोशिश करें कि इसको यहाँ से कंप्लीट करें, लाजमी पढ़ें। ये नहीं पढ़ेंगे आगे जाके समझ नहीं आनी, क्योंकि कॉस्ट की आगे एप्लीकेशन है। ये पूरा चैप्टर में आगे कॉस्ट पढ़ेंगे तो रेवेन्यू समझ आएगा, रेवेन्यू पढ़ेंगे तो मार्केट समझ आएगा, वरना बैठे रहेंगे। ठीक है बेटा? इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। वेरी लॉन्ग रन की डेफिनेशन बुक से बता दें। ये देखें बेटा, ये बुक में डेफिनेशन दी हुई है वेरी लॉन्ग रन के हवाले से। डेट पीरियड ड्यूरिंग विच फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म कंट्रोल कैन वेरी, जो बाहर वाले वेरिएबल्स फैक्टर हैं वो चेंज हो सकते हैं, तो ये वेरी लॉन्ग रन है। ठीक हो गया बेटा? चलें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।